हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो फटाफट इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, वो भी कहां, किसी सामान्य बिंदु पर। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने ऐसे माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, तो हमने क्या लिखा, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज धनावेश, और इधर ये हो गया इसका ऋणावेश। तो माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो गई। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। अगर 2l है तो आप ये मध्य बिंदु से ब्रेक करोगे तो ये वाली दूरी l हो जाएगी, और ये बची हुई दूरी भी क्या हो जाएगी आपके पास, l। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से चलो एक जनरल पॉइंट लेना है, तो एक निश्चित दूरी हो गई। ये बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये दूरी मान ली हमने d है। फिर हमने इसको ज्वाइन किया, बिंदु A को इस P से ज्वाइन किया, मिला दिया, और B को भी P से मिला दिया। ध्यान रखें ये बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पिछली साल काफी इंपोर्टेंट था लेकिन आया नहीं, आगे ये आ सकता है अब की बार, तो इसलिए इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये दूरी हो गई आपकी D2 यहाँ से, और ये दूरी हो गई आपकी कितनी, D1। ये दूरियां ले ली, ये दूरी आपकी D1 हो गई, ये दूरी आपकी D2 हो गई। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला एंगल आपका बन गया थीटा। तो फिर से ध्यान दें, ये चित्र कंप्लीट हुआ। ध्यान दें क्या बताया मैंने, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी पर, ठीक है, d दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये कोई सामान्य बिंदु हो गया जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। अच्छा, अब विभव की गणना करने के लिए हमने क्या किया कि जो प्लस क्यू आवेश है वो D1 दूरी पर और माइनस क्यू आवेश है वो D2 दूरी पर है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे हम, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये आएगा V1 बराबर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे तो V1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, KQ अपॉन R की जगह क्या है, D1। ये पहला समीकरण आ गया। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना। बार बार बता रहा हूं इसको अच्छे से, और ये होमवर्क में भी करना है। ये डेरिवेशन आपको, यही डेरिवेशन होमवर्क में भी करना है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हमने क्या कहा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या आएगा, V1 इक्वल टू KQ अपॉन, ये दूरी क्या हो गई, D1। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आ गया। बात समझ में आई। फिर देखते हैं हम ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो क्या लिखा, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान दें, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा आपका V2 इक्वल टू K Q की जगह कौन सा आवेश है, माइनस Q अपॉन D। D का मतलब दूरी क्या है, D2 है। ये दूरी क्या है, D2 है। तो यह जाएगा माइनस KQ अपॉन D2। समीकरण नंबर 2। तो ये हमने इस बिंदु P पर इस प्लस Q आवेश के कारण विभव भी ज्ञात कर लिया और इस माइनस Q आवेश के कारण विभव ज्ञात कर लिया। तो अब आप क्या कहेंगे, इस बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा, बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विभव। ध्यान दें क्या लिखें, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। अगर हम देखें कि बिंदु P पर कुल विभव की मात्रा कितनी होगी, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, तो एक तो इस प्लस Q आवेश के कारण विभव आएगा और इसे एक ये माइनस Q आवेश के कारण विभव आएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, आवेशों के निकाय के कारण विभव पढ़ा था। तो हमने कहा था कि निकाय में जितने भी आवेश उपस्थित हैं सभी के कारण विभव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो आवेश हैं, तो इस प्लस Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव आएगा और इसे माइनस Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव आएगा। तो हमने कहा कि बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव आया V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, V1 एवं V2 का मान रखने पर, V1 एवं V2 का मान रखने पर, V1 और V2 का मान रखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, V1 और V2 का मान रखते हैं। तो जब आप V1 और V2 का यहाँ पे मान पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे V1 की और V2 की, तो देखो ये क्या आएगा, V1 और V2 का मान रखेंगे तो V इक्वल टू V1, V1 क्या है, KQ बाय D1, KQ बाय D1, और V2 क्या है, प्लस माइनस KQ बाय D2, तो माइनस KQ बाय D2। ये V1 का मान आ गया और V2 का मान आ गया। अब आगे ध्यान दें तो हमने लिखा V इक्वल टू KQ अपॉन D1 माइनस KQ अपॉन D2। बताएं फटाफट क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, KQ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, KQ कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या किया, K और Q को कॉमन लिखा। तो KQ को जब आपने कॉमन निकाला तो ये टर्म क्या बन गया, इसमें से K और Q को कॉमन लिखा तो V इक्वल टू KQ, ये वाला टर्म आपके पास कॉमन आ गया और क्या बचा, 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, तीसरा समीकरण बन गया आपके पास में। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन को, तीसरे समीकरण को लिख देता हूँ, ये हमारे काम आएगा। क्या है, विभव क्या आया, V इक्वल टू KQ 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब अगर आप इसमें D1 का मान ज्ञात कर लें और D2 का मान ज्ञात कर लें तो कुल विभव मिल जाएगा। इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है, एक तो D1 का और एक किसका, एक D2 का। अगर आप D1 और D2 का मान ज्ञात कर लेते हैं तो कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव KQ बाय R होता है ना, तो KQ बाय D1। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तो क्या होगा, K माइनस Q अपॉन D2, गुणा किया तो माइनस KQ अपॉन D2। कुल विभव तो इस आवेश के कारण भी विभव आएगा और इस आवेश के कारण भी विभव आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 और V2 का मान रखा तो V1 का मान क्या, KQ बाय D1, और V2 का मान क्या, माइनस KQ बाय D2, प्लस माइनस माइनस बन गया, KQ कॉमन निकाल दिया तो 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2। मतलब विभव क्या आ गया, V इक्वल टू KQ 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तो D1 का मान ज्ञात करना और एक D2 का मान ज्ञात करना है। एक तो इस D1 का मान ज्ञात करना और एक D2 का मान ज्ञात करना है। तो D1 और D2 का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ रचना करेंगे। क्या करेंगे, हमने बिंदु A से इस रेखा पर एक अभिलंब बनाया इस पर, और वो अभिलंब कैसे बनाते हैं कि ये जो दूरी है, इतनी दूरी का एक चाप लिया, इस बिंदु पर रखा और यहाँ लगा दिया। कैसे, ये जो दूरी कम है ना, ये ज्यादा है थोड़ी सी, ये कम है, ये थोड़ी सी ज्यादा है।
ज्यादा है तो हमने इतनी दूरी का यहाँ पे एक चाप लिया, इस बिंदु पर रखा और ऐसे खींच दिया, तो ये आपका अभिलंब बन गया 90 डिग्री। ये थीटा है, ये कोण कितना बन गया 90 डिग्री। इसको हमने नाम दे दिया C। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, ध्यान दें, क्या किया, यहाँ पे इतनी दूरी नापी और यहाँ पे चाप लगा दिया, तो ये दूरी इसके लगभग बराबर हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि d1 और d2 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है और d1 और d2 ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, काफी आप ध्यान से समझे इस चीज को, ध्यान से समझे, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। आपको समझने के लिए ज्योमेट्री का भी काफी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आपको ज्योमेट्री, ज्योमिति जो है, ज्योमिति आपको थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो, ज्योमिति का उपयोग करके हम इसकी गणना कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, बिंदु A से इस OP रेखा पर एक अभिलंब बनाया, और अभिलंब किस प्रकार से बनाते हैं कि ये जो है वो इसके बराबर हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ज्योमितीय विधि से, ठीक है, या बाय ज्योमेट्री, ज्योमिति द्वारा या ज्योमिति विधि से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से क्या लिखते हैं, ज्योमिति विधि से आप क्या कह सकते हैं कि जो AP है आपका, कौन सा AP, वो AP आपका जो है वो लगभग बराबर होना चाहिए। AP का जो मान है वो लगभग बराबर होगा किसके, PC के। AP का जो मान है, यही इसी प्रकार तो आपने अभिलंब बनाया कि ये जो AP है वो किसके बराबर हो जाए, PC के। AP किसके बराबर हो जाए, PC के। अच्छा, AP लगभग बराबर है PC के, तो AP का मान क्या है, D1। हमने यहाँ पे लिखा ज्योमिति विधि से चित्र द्वारा। अब हम चित्र से सॉल्व करेंगे, चित्र द्वारा सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या लिखा, AP जो है वो आपका लगभग बराबर किसके है, PC के है। तो AP को आपने D1 लिखा, तो D1 इक्वल टू PC। PC की वैल्यू चाहिए आपको, किसकी वैल्यू चाहिए, PC की, और PC की वैल्यू चाहिए तो PC को मैंने क्या लिखा, देखो OP माइनस OC। ध्यान दें, ये पूरा मान किसके बराबर है, ये वाला पूरी वैल्यू किसके बराबर है, OP के बराबर है। किसके बराबर है, OP के बराबर है। और OP को आप क्या लिख सकते हो, OP इक्वल टू क्या आएगा, OC प्लस PC। OP जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, OC प्लस PC। अच्छा, अब PC चाहिए आपको, तो इसको इधर पक्षांतर करो, OP माइनस OC बना, तो D1 इक्वल टू OP माइनस OC। क्या बन गया, OP माइनस OC। अब OP तो पता है हमको, D है, OP पता है D है, क्या चाहिए, OC। क्या चाहिए, OC। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा D1 इक्वल टू OPD माइनस OC। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दें, यहाँ सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को। तो हमने लिया एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे क्या लिखा, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ACO में, ACO में समकोण त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं। कौन से त्रिभुज का, ACO का, ACO। ये कोण थीटा है, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या, आधार, ये पता है आपको L है। फिर से ध्यान दें, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गया, ये पता है L है, ये आधार ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखा, लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, cos थीटा। तो आपने लिखा cos थीटा बराबर लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये समझ आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो आधार क्या है इसका, OC, कर्ण क्या है, AO मतलब L, L का इधर गुणा करो तो OC बन गया L cos थीटा। OC क्या बन गया, L cos थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, OC का मान रखने पर, OC का मान रखने पर जब हमने OC का मान रखा तो ये D1 की वैल्यू आ गई, D1 बराबर D माइनस L cos थीटा। क्या आ गया, D माइनस L cos थीटा। ये समीकरण नंबर 5।
उसी का मान क्या आ गया, d माइनस एल कॉस थीटा। अच्छा, तो ये d1 फाइंड आउट कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, काम आएगा ये d1 d माइनस एल कॉस थीटा, ये आपका समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब d1 तो आ गया, अब क्या चाहिए आपको, किसकी वैल्यू और चाहिए, d2 की। किसकी वैल्यू और चाहिए आपको यहाँ पे, d2 की। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे d2 की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं, d2 का मान और ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दें, फिर से ज्यामितीय विधि से ही सॉल्व कर रहे हैं हम, चित्र से, ज्यामितीय विधि से, चित्र से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। अब आप फिर से ध्यान दें, अभी हमने ऊपर वाली साइड को सॉल्व किया था, अब नीचे वाली साइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कौन सी बड़ी, ये भुजा और ये भुजा कौन सी बड़ी, नीचे वाली बड़ी है ऑब्वियसली। तो जब आपको इसको बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे बढ़ेगी ये आगे की, ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब जैसे आपने इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ऐसे हमने इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे आपने इस भुजा को आगे बढ़ाया और इससे अभिलंब बनाया, इससे हमने इस पर भी क्या बनाया, एक अभिलंब बना दिया। ऐसे इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये भुजा इसके लगभग बराबर हो जाए, इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। ये दोनों भुजाएं लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाएं, इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। अब अगर ये कोण थीटा, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। कौन से कोण कहलाएंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण। ये थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और ये बिंदु आपका क्या हो गया, डी। ये बिंदु आपका क्या हो गया, डी। बात समझ में आ गई। अब देखें आगे। अच्छा, अगर ये डी हो गया, तो फिर से ज्यामिति विधि से चित्र द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि जो बीपी है, बीपी जो है, या पीवी लिख दो, पीवी जो है वो लगभग बराबर होना चाहिए। पीवी जो है वो आपका लगभग बराबर होना चाहिए किसके, पीडी के या डीपी के। जो है ये पीवी जो है वो लगभग बराबर डीपी के होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, ये रेखा को आगे बढ़ाया है, और ये आगे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया आगे, ताकि ये वाली वैल्यू इसके लगभग बराबर हो जाए। क्यों बढ़ाया है आगे, ये वाला मान इसके लगभग बराबर हो जाए, क्योंकि ये छोटी थी ना, यहां से देखें तो छोटी है, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब ये डीपी के लगभग बराबर है, तो पीवी आपका क्या है बताओ जरा एक बार। पीवी क्या है आपके पास में, D2 है। पीवी D2 है, D2 बराबर डीपी। डीपी को आप क्या लिखोगे, OP प्लस OD। OP प्लस OD। तो D2 बराबर OP का मान तो है आपके पास में, OP का मान कितना है, D प्लस OD का मान चाहिए। तो ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास 6। अब OD का मान चाहिए, तो OD का फिर से कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा वाला, कौन सा समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ODB में, ODB में ये समकोण त्रिभुज आ गया। ये कोण बन रहा है, आपको कौन सी भुजा चाहिए, ये OD नापना है, OD तो चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ODB में ये लंब है, ये अभिलंब है, मतलब ये कोण के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, तो ये आधार और ये कर्ण। तो फिर से लगाएं cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना, OD। कर्ण कितना है, L। ये कितना है, L। ये L है और ये भी L था। इसका गुणा करें तो OD का मान क्या है आपके पास में, L cos थीटा। ये OD का मान वापस से समीकरण 6 में रखते हैं। तो हमने क्या लिखा, OD का मान समीकरण 6 में रखने पर, OD का मान समीकरण 6 में रखने पर, जब OD का मान आप समीकरण नंबर 6 में रखोगे, OD का मान समीकरण 6 में रखोगे, तो क्या बना ये टर्म D2 इक्वल टू D, D2 इक्वल टू D, और OD की जगह क्या लिखोगे, प्लस L cos थीटा, प्लस L cos थीटा। बात समझ में आई। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 7। कौन सा समीकरण हो गया, 7। ठीक है, क्या हो गया, D2 इक्वल टू D प्लस L cos थीटा। तो ये हमने D1 का मान ज्ञात कर लिया और D2 का मान ज्ञात कर लिया। तो D2 का मान भी यहाँ लिख देते हैं, काम आएगा।
d2 इक्वल टू डी प्लस एल कॉस थीटा। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये 7 हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें क्या करना था, इस साइड को इसके लगभग बराबर करना था, तो हमने लिखा बीपी, इसको आगे बढ़ाने पे ये बराबर हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी साइड है तो थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो हमने क्या लिखा, बीपी लगभग बराबर होगा किसके, डीपी के। तो बीपी भी लगभग बराबर है डीपी के। डीपी को आप क्या लिख सकते हो, डीपी को ओडी प्लस ओपी। तो ओपी क्या है, डी के बराबर है, ओडी चाहिए, समकोण त्रिभुज ले लिया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसका, ओडी है, और कर्ण क्या है, एल है, इसका गुणा कर दिया, फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, d1 ज्ञात कर लिया, d2 ज्ञात कर लिया, आपने d1 और d2 सॉरी दोनों की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम क्या लिखेंगे, d1 और d2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, इसके बाद सोल्व, d1 एवं d2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, d1 का मान और d2 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। d1 और d2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और इस टर्म को सॉल्व कर देंगे। तो देखो हमने क्या लिखा, d1 एवं d2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखा, d1 एवं d2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। सो देखें क्या आएगा यहाँ पे, d1 एवं d2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो d1 और d2 का मान हम समीकरण नंबर 3 में पुट करते हैं। क्या आएगा, v इक्वल टू के क्यू d1, क्या बना d1, 1 अपॉन डी माइनस एल कॉस थीटा, प्लस d2 सॉरी माइनस d2, d2 क्या है आपके पास में, 1 अपॉन डी प्लस एल कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्या आएगा, v इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले इसका, एलसीएम क्या आ गया, d माइनस एल कॉस थीटा और d प्लस एल कॉस थीटा। ये इसका एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया इसका। तो देखो ये इसका लघुत्तम आ गया, इस टर्म का लघुत्तम आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, d प्लस एल कॉस थीटा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, d माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म आपके पास आ गए। अब अगर ये दोनों टर्म आपके पास आ गए तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा v इक्वल टू के क्यू, सॉल्व करें इसको, ये बना d प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, माइनस डी, माइनस माइनस क्या बना, प्लस, माइनस डी माइनस माइनस क्या बना, प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, d स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये टर्म कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान दें। इस टर्म को आपको आगे सॉल्व करना है, तो इस टर्म को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दें। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिखा, विभव का फॉर्मूला क्या लिखा, v बराबर के क्यू, और आपका ये प्लस डी है और ये माइनस डी है, तो एक प्लस के डी से ये माइनस का डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस के डी से माइनस का डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 2l कॉस थीटा। कितना बन गया, 2l कॉस थीटा। तो हमने क्या लिखा, के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिखा, के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और आपने क्या पढ़ा, Q इंटू 2L क्या होता है, P। आपने क्या पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था ना, विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो आप इसको Q इंटू 2L को आप P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, P। ठीक है, तो आप इसको P लिखें, इसको क्या लिखें हम, P लिखें, और उसके आगे सॉल्व करें। तो देखो इसको हमने P लिखा, पहले देखो इसको हमने क्या किया, P लिख के सॉल्व किया, और फाइनली K की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो देखो आपका टर्म क्या बना, ये क्या बना, V इक्वल टू K, Q इंटू 2L को आपने क्या लिखा, P cos थीटा डिवाइडेड बाय D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, विद्युत विभव आ गया। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी जर्नल पॉइंट पर, किसी सामान्य बिंदु पर। कहाँ आ गया, सामान्य बिंदु पर। कितना आया, V इक्वल टू K P cos थीटा अपॉन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब इसमें अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है द्विध्रुव, तो क्या करेंगे, द्विध्रुव छोटा है तो आप क्या करेंगे, D की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, किससे, L से। अगर द्विध्रुव छोटा है तो ये D जो दूरी है वो क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। किससे ज्यादा आएगी, ये वाली जो L दूरी थी ना, इससे बहुत ज्यादा आएगी। ये D का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा L से। तो हमने क्या लिखा, यदि द्विध्रुव छोटा है तो D का मान ज्यादा होगा L से। तो L से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो टर्म है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, V इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ये द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव आ गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विभव आ गया। आप चाहे तो इस K का मान भी रख सकते हैं। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा अपॉन D स्क्वायर, P cos थीटा अपॉन D स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये विद्युत विभव के कारण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव आ गया। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर क्या आ गया, विद्युत विभव आ गया। ठीक है, अब हम इसमें दो कंडीशन और लगाएंगे। कितनी कंडीशन लगाएंगे, दो कंडीशन। एक तो हमने क्या पढ़ा था, अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी। एक तो क्या पढ़ा था, अक्षीय स्थिति पढ़ी थी, दूसरा क्या पढ़ा था, निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी। तो ये हमने सामान्य बिंदु पर ज्ञात किया। अब आप इसमें कंडीशन लगा दें कि अक्षीय स्थिति में, कहां लगा दें, अक्षीय स्थिति में। तो देखते हैं आगे। पहली कंडीशन हमने क्या लिखी, अक्षीय स्थिति में। अगर आपको याद है अक्षीय स्थिति तो कैसे होती थी, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती थी। कैसे होती थी, द्विध्रुव के अक्ष पर। तो हमने यहाँ पे लिखा अक्षीय स्थिति में। पहला पॉइंट क्या लिखा, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बिंदु कहां होता था, द्विध्रुव अक्ष पर होता था। कहां होता था, द्विध्रुव अक्ष पर होता था। और अक्षीय स्थिति में अगर द्विध्रुव अक्ष पर होता था तो आपने ये देखा कि आपका ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और आप बिंदु ऐसे लेते थे द्विध्रुव के अक्ष पर। और द्विध्रुव के अक्ष पर लेते थे तो कोण कितना बनता था, यहाँ पे 0 डिग्री बनता था। कितना बनता था, 0 डिग्री बनता था। तो आप यहाँ पे cos 0 लिखें तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T cos 0 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। तो विभव क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T अपॉन D स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्या आ गया,
अक्षीय स्थिति में विभव आ गया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन d स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, इसी में अगर मैं निरक्षीय स्थिति ले लूं, ये तो आपकी कौन सी स्थिति हो गई, अक्षीय स्थिति हो गई। अब अगर हम दूसरी स्थिति में देखें, इसकी अक्षीय के बाद हम कौन सी ले, निरक्षीय स्थिति देखें, तो निरक्षीय स्थिति में सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आपने ये देखा ना निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये प्लस आवेश होता है, ये माइनस आवेश होता है, बिंदु लंबवत लेते हैं 90 डिग्री पर, तो थीटा 90 हो गया। तो विभव क्या आएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू क्या, 0, तो विभव कितना, 0, विभव कितना, 0। तो हमने ये देखा कि आपका जो निरक्षीय स्थिति है उसमें विभव शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, केवल क्या शून्य होता है, विभव शून्य होता है। क्या शून्य होता है, विभव शून्य होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है वो ध्यान दें, न्यूमेरिकल क्या है इसका, इस पर ध्यान दें। देखिए इस पर अगर न्यूमेरिकल देंगे, देखेंगे हम, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो आवेश, एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, दो आवेश प्लस माइनस 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर पर स्थित है, मीटर पर स्थित है। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण, ठीक है, 4 गुणा 10 की घात, इस द्विध्रुव के कारण 4 गुणा 6 लिख दें, 6 गुणा 10 की घात -6, सॉरी 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर पर विभव ज्ञात करो, मीटर पर विभव ज्ञात करो, विभव ज्ञात करो। ठीक है, पहला भाग है इसमें अक्षीय स्थिति में, दूसरा है निरक्षीय स्थिति में या निरक्ष पर, और तीसरा है द्विध्रुव अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर, द्विध्रुव अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान दें, पहले तो गिवन क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, आवेश दिया है आपको कितना है, 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम। द्विध्रुव की दूरी कितनी है, 12 गिवन है आपको, इसका मतलब है 2 × 10 की पावर -10 मीटर। तीसरी चीज क्या है आपके पास में, d दिया है, कितनी दूरी पर बताना है, 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p कैलकुलेट करना है। p इक्वल टू क्या होता है, q × 2l। तो p बराबर बोले q क्या है, 8 ×
8 गुणा 10 की घात माइनस 19 इंटू 12 कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 10। इसको आपने सॉल्व किया तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 29 ये आ जाएगा। ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं तीन कंडीशंस की, अक्ष पर निरक्ष पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्ष पर, ए पार्ट को सॉल्व करें। अक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अक्ष पर cos थीटा कितना था 0 डिग्री था। वैल्यू पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनता है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू पी। पी कितना है 16 गुणा 10 की घात माइनस कितना 29 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डी कितना 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। जैसे आपने इस टर्म को सॉल्व किया तो माइनस के प्लस के 9 से ये कैंसिल हुआ तो 10 की घात माइनस 20 रह गया ये। और सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू यह जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 20 और इसका स्क्वायर करो तो 16 10 की घात माइनस 12। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो ये 16 से ये वाला 16 कैंसिल हो गया, माइनस 12 से कैंसिल करोगे तो माइनस 8 आ जाएगा। मतलब विभव आ गया आपका 9 गुणा 10 की घात माइनस 8 वोल्ट। ये कहाँ आ गया अक्ष पर। कहाँ आ गया अक्ष पर। अच्छा, दूसरी बात है निरक्ष पर। निरक्ष पर, निरक्ष पर, निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में ऐसे लिख दो, निरक्षीय स्थिति में। तो अब आपको विभव कहाँ ज्ञात करना है निरक्ष पर। निरक्ष पर ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बताया था निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है 0। निरक्ष पर कितना होता है 0। अब लास्ट टर्म बचा आपका द्विध्रुव अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर। द्विध्रुव अक्ष से कितने डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण पर। तो ये सी पार्ट हो गया आपका। द्विध्रुव अक्ष से हमको कहां ज्ञात करना है 60 डिग्री के कोण पर। द्विध्रुव अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर अगर आप विभव ज्ञात करते हैं तो सी पार्ट में आपको लिखना है विभव v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप ये विभव ज्ञात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणा 10 की घात 9, p कितना है 16 गुणा 10 की घात माइनस 29 और cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 इसका स्क्वायर। इस टर्म को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फाइनल आंसर आ गया। तो इस टर्म को हमने सॉल्व किया तो v इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 20। तो ये कितना बना 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 20 और 61/2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये समझ आ गया। तो फाइनली 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, माइनस 12 से इसको 10 की पावर माइनस 8 2 का डिवाइड लगाओ तो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। तो ये इस पर एक न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आपको होमवर्क में क्या करना है द्विध्रुव के सामान्य बिंदु पर जो विद्युत विभव ज्ञात किया तो उसे होमवर्क में करके भेजना है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।